सो हेलो हासिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर हिस्ट्री क्लास, जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। ठीक है, ये अपने जो कमिंग एग्जाम है मंडे से होने वाला है, उसमें ये आने वाला है। तो पूरे ध्यान से कहानी को सुनो, कहानी का मजा लो, जो जो चीजें हम यहाँ पर बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पर और शुरू करते हैं आज की कहानी को। ठीक है, और साथ ही तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी देंगे लास्ट में मैथ्स के, तो उसको भी साथ ही साथ कर डालना। ठीक है, 7:30 बजे, उससे लेट मत किया करो। ठीक है, वन ऑफ द कॉमनेस्ट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक। कह रहे हैं किसी पर्सन को हमें डिस्क्राइब करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसकी लैंग्वेज के आधार पर, वो बोलता कैसे है उस आधार पर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। When we refer to a person as a Tamil or an Oriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Oriya and lives in Tamil Nadu or Orissa. अगर हम किसी पर्सन को ये बोल रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तमिल या ओरिया के रूप में, तो हम ये जान रहे हैं कि वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, तमिल लैंग्वेज बोल रहा है और तमिलनाडु में रह रहा है। और ओरिया बोलने वाला जो पर्सन है वो ओडिशा में रह रहा है। ठीक है, हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं ना, इंग्लिश मैन कहते हैं, इंग्लिश मैन। इंग्लिश मैन मतलब वो इंग्लिश बोलने वाला है। फ्रेंच, फ्रेंच, तो अगर हम किसी पर्सन को फ्रेंच के रूप में डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है। चीन वाले चीनी लैंग्वेज बोलते हैं। इस तरीके से वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विद डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ फूड, क्लोथ्स, पोएट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। हम अलग अलग रीजन को, अलग अलग क्षेत्र को, वहां पर क्या खाने को मिलता है, वहां पर लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, वहां के लोग गाते कैसे हैं, डांस कैसे करते हैं, म्यूजिक, पेंटिंग किस तरीके से करते हैं, इस पर हम डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग रीजन को। और यही सब वजहें हैं कि रीजन अलग अलग है। भाई हर जगह एक ही म्यूजिक बजता, हर जगह एक ही म्यूजिक बजता, हर जगह एक ही पेंटिंग होती, हर जगह एक ही लैंग्वेज बोली जाती, तो भाई साहब तब तो फिर एक ही रीजन होता, कुल मिलाकर के टोटल एक रीजन होता। लेकिन अलग म्यूजिक, अलग पेंटिंग, अलग पोएट्री, अलग तुम्हारी फूड है, अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। इस वजह रीजन टू रीजन चीजें वैरी करती हैं। समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड अज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। और हम कभी कभी ये सोचते हैं कि ये जो चीजें चल रही हैं, ये जो चीजें इस रीजन में चल रही हैं, ये इमेमोरियल से है, मतलब कि जब हमारी याददाश्त शुरू हुई उसके पहले से चीजें ये चली आ रही हैं। तो ऐसा नहीं होता है, चीजों में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। किसी भी रिलीजन में देख लो, किसी भी धर्म में देख लो, जिस तरीके से वो ओल्ड फॉर्म ऑफ रिलीजन था, जिस तरीके से उसमें रिचुअल्स थे, उसमें प्रैक्टिसेस थे, उसमें पूजा करने के तरीके थे, अरदास करने के तरीके थे, अब धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ स्लाइटली चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पहले जहां के लोग समोसा खाना पसंद करते थे, अब वहां के लोग धीरे धीरे छोला खाना पसंद करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस दिन ब दिन धीरे धीरे करके होते रहते हैं। However, the frontiers मतलब होता है बॉर्डर, frontiers means border. However, the frontiers separating regions have evolved over time and in fact are still changing. और जो कह रहे हैं जो बॉर्डर हैं, जो रीजन्स के बॉर्डर हैं, भाई एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन, तो रीजन्स के जो बॉर्डर होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्लाइटली चेंज होते रहते हैं। कभी सिकुड़ जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। भाई जैसे जैसे उनका जो, मान लीजिए वहां के रहने वाले लोग हैं, जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती है तो उनका रीजन बढ़ जाता है, उनके बॉर्डर्स बढ़ जाते हैं, और यदि पावर घटती है तो उनके बॉर्डर खिसक जाते हैं। Also, what we understand as regional cultures today are often the product of complex processes of intermixing of local tradition with ideas from other parts of the subcontinent. कह रहे जो रीजनल कल्चर्स हमको देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्चर देखने को मिल रहे हैं, वो इंटरमिक्स है। किसका किसका प्रोडक्ट है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ उनका खुद का जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके खुद के जो रिलीजन्स हैं, और प्लस जो सब कॉन्टिनेंट में और अगल बगल के देशों में जो चीजें चल रही हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर के एक नई तरीके का हमें रीजनल कल्चर देखने को मिलता है। ठीक है,
भाई आजकल ग्लोबलाइजेशन का युग है, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है। हम देख पाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्या कर रहे हैं, हम देख पाते हैं साउथ अफ्रीका वाले क्या कर रहे हैं। तो उनका कुछ कुछ विचारधारा हमारे विचारधारा में मिक्स होकर के एक नया विचार निकल रहा है, एक नया थॉट निकल रहा है। देख रहे हो आजकल कुछ भी वायरल हो जाता है, किसी भी देश का दूसरे देश की चीजें अपने इंडिया में वायरल हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी इन्फ्लुएंस हुए ना, कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स, जो हमारी थिंकिंग है उसमें कहीं इन्फ्लुएंस आया। तो जो भी रीजनल कल्चर हमको देखने को मिल रहे हैं वो इंटरमिक्स है, वो शाश्वत सत्य नहीं है, मतलब बहुत पुराना सत्य ऐसा नहीं है। वो इंटरमिक्स है किसका, हमारे खुद का कल्चर जो हमारे एग्जिस्ट करता है, प्लस जो अदर सब कॉन्टिनेंट में हो रहे हैं, इन दोनों के मिक्सअप में एक नया रीजनल कल्चर देखने को मिलता है। एज वी विल सी some tradition appear specific to some regions, others seem to be similar other across regions, and yet other derive from older practices in a particular area but take a new form in other regions. हम रीजन्स टू रीजन्स देखते हैं, जो ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं वो कुछ ऐसे ट्रेडिशन हैं जो स्पेसिफिक हैं, मतलब इस रीजन ए में ही ऐसे ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक है कि सिर्फ और सिर्फ रीजन ए, इस ए क्षेत्र में ही ये ट्रेडिशंस, ये प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं और किसी रीजन्स में नहीं फॉलो की जाती हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे तुम समझ लो कि जैसे माता पिता के पैर छूना, माता पिता के पैर छुए जाते हैं, आशीर्वाद दिया जाता है, तो ये सिर्फ अपने इंडियन कल्चर में है, भारत के कल्चर में है। तुम फॉरेन में चले जाओगे तो वहां पे कल्चर तुमको देखने को नहीं मिलेगा। तो समझ गए कि कुछ ऐसे कल्चर्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया में ही हमको देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी कल्चर्स हैं। ठीक है, तो ये यहां पे लिखा है। अगला टॉपिक आता है द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। मलयालम एक लैंग्वेज है जो कि केरला नामक स्टेट में बोली जाती है। मलयालम इज अ लैंग्वेज विच स्पीक्स इन केरला। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जांपल ऑफ कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन। अब हम देखेंगे कि लैंग्वेज भाषा और रीजन क्षेत्र, भाषा और क्षेत्र में किस तरीके से इंटरमिक्सिंग है। The Chera kingdom of Mahodayapuram was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula। तो वो पेनिनसुला मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो कि तीन तरफ से वाटर से घिरा हो, चारों तरफ से नहीं, तीन तरफ से। जैसे हमारा जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, जो केरला है, कर्नाटका है, उधर आंध्र प्रदेश है, तो ये सब तीनों तरफ से पानी से घिरे हैं। ठीक है, जो ये वाला इलाका है इस तरीके का, तो ये देखो एक तरफ से इधर से पानी से घिरा, इधर से, तो इसी को, इस वाले इलाके को, इस वाले एरिया को हम पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा था चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम के जो राजा हुए चेरा was established in the 9th century in the southwestern part of peninsula, part of present day Kerala। केरला में तब चेरा किंगडम था, इनका राज चलता था। इट इज लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया, और इस एरिया में, केरला के इस एरिया में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती थी। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन दियर इंस्क्रिप्शन। जो उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शंस लिखी ना, जो उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन लिखी, उसमें मलयालम लैंग्वेज को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि यहां पर इस एरिया में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है, प्रैक्टिस में है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सबकॉन्टिनेंट। और ये जो है, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल है, मतलब पुरानों में से एक एग्जाम्पल है कि रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑफिशियल बुक्स में। भाई इंस्क्रिप्शन जो है वो ऑफिशियल है, उन्हीं को देख करके हम हिस्ट्री का पता लगाते हैं कि हिस्ट्री में पहले के जमाने में हुआ क्या करता था। तो मलयालम लैंग्वेज उसमें देखने को मिलती है इनके इंस्क्रिप्शन में, चेरा किंगडम के। एट द सेम टाइम द चेराज ऑल्सो ड्रीव अपॉन संस्कृतिक traditions।
The temple theatre of Kerala, which is traced to this period, borrowed stories from the Sanskrit epics. और यहां पर इसी समय, जिस समय ये बातचीत चल रही है, इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में मलयालम लैंग्वेज का बात करी है, तो उसी समय चेरा ने सांस्कृतिक ट्रेडिशंस पर भी अपना ध्यान दिया है, सांस्कृतिक ट्रेडिशन पर। उस समय क्या हुआ? द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। तो चेराज ने क्या किया? संस्कृत की जो एपिक्स थी, जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए महाकाव्य थे, उससे चीजों को लेकर के मलयालम लैंग्वेज में लिखा है। The first literary works in Malayalam dated to about the 12th century are directly indebted to Sanskrit. जो पहला लिटरेरी वर्क, पहला लिटरेचर साहित्य का काम हुआ, लिखने का काम हुआ मलयालम लैंग्वेज में, वो 12th सेंचुरी में हुआ था, जो कि डायरेक्टली संस्कृत से लिया गया था। संस्कृत एपिक से, जो संस्कृत में महाकाव्य लिखे गए हैं, वहां से उठा करके एज इट इज मलयालम लैंग्वेज में लिख दिया गया। इंटरेस्टिंगली एनफ, a 14th century text like Leela Tilakam dealing with grammar and poetics was composed in Manipravalam, literally diamonds and corals, referring to the two languages Sanskrit and the regional language. कह रहे हैं लीलाटिलकम एक इनका ये टेक्स्ट है, मतलब एक बुक का नाम है, जो कि डील किससे कर रही है? इस बुक में किन चीजों के बारे में बताया गया? तो ग्रामर और पोएटिक्स के बारे में, व्याकरण और काव्य के बारे में, गीत संगीत के बारे में बताया गया था। तो ये लैंग्वेज कंपोज किया गया है मनी प्रवलम में। मनी प्रवलम क्या है? एक लैंग्वेज है जिसका नाम होता है डायमंड्स एंड कोराल्स। ठीक है, मनी प्रवलम का मतलब क्या होता है मलयालम, तमिल में डायमंड्स एंड कोराल्स। ठीक है, जो कि दो लैंग्वेज को रिफर करती है, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। वो दो लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत, और रीजनल लैंग्वेज यहाँ की कौन सी थी? मणिप्रवलम, और केरला की अपनी मलयालम। ठीक है, तो ये था अपने दूसरा टॉपिक, चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम, कि किस तरीके से चेरा ने मलयालम लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया, सांस्कृतिक ट्रेडिशन से, संस्कृत एपिक से चीजों को लेकर के मलयालम लैंग्वेज में लिखने का काम चेराज ने किया अपने इंस्क्रिप्शन में। अगला टॉपिक, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस द जगन्नाथा कल्ट। अब हम जगन्नाथ भगवान के बारे में पढ़ेंगे, जगन्नाथ भगवान को मानने वाले संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, पंथ के बारे में पढ़ेंगे। इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर्स ग्रीव अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। कह रहे हैं कुछ अलग रीजन्स में रीजनल कल्चर्स कैसे डेवलप हुए? तो रिलीजियस ट्रेडिशन से, रिलीजियस प्रैक्टिसेस किस तरीके से की जा रही थी, उस तरीके से रीजनल कल्चर डेवलप हुए। मतलब हमारे धार्मिक चीजों को जो हम करते हैं ना, उससे एक रीजनल कल्चर डेवलप हो रहा है, वो जगन्नाथा कल्ट में हमको देखने को मिल रहा है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथा। देखो, कल्ट मतलब होता है पंथ, पंथ मतलब होता है कुछ ग्रुप के पीपल जो एक जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथा, लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, अ नेम ऑफ फॉर विष्णु। तो ठीक है, जगन्नाथ में इस लॉर्ड विष्णु को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट पुरी, ओडिशा। ठीक है, पुरी नामक स्थान में, जो कि ओडिशा स्टेट में पाया जाता है, वहां पर जगन्नाथ भगवान जी की ये बात हो रही है। टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन image of the deity, which suggests that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu. कह रहे हैं आज भी लोग क्या करते हैं, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान हैं, इनकी फोटो क्या करते हैं, वो वुडन इमेज बनाते हैं, लकड़ियों पर इमेज बनाते हैं, जो कि ये शो करता है कि ये यहाँ के लोकल गॉड पहले हुआ करते थे, और धीरे धीरे इनको हम लोग लॉर्ड विष्णु के रूप में आइडेंटिफाई करने लगे। इन द 12th सेंचुरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी, अनंत वर्मन। क्वेश्चन आ सकता है कि अनंत वर्मा किस डायनेस्टी के राजा हुए? तो गंगा डायनेस्टी,
इन द 12th सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ये गंगा डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर हुआ जिसका नाम था अनंता वर्मन, डिसाइडेड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। अनंत वर्मा जो कि गंगा डायनेस्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हुआ, उन्होंने सोचा कि मुझे एक क्या करनी चाहिए, एक मंदिर बनानी चाहिए, एक मंदिर को खड़ा करना चाहिए पुरुषोत्तम जगन्नाथ के नाम से। कहां पर? पुरी में। पुरी कहां है? ओडिशा में। Subsequently, in 1230, King Angabhima III dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as deputy of the god। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, 1230 में एक किंग अंग भीम तीसरे हुए, ठीक है। अंग भीम तीसरा मतलब अंग भीम एक कोई होगा, अंग भीम दो होगा, अंग भीम ये तीसरे वाले थे। तो अंग भीम 3 ने डिसाइड किया कि अपने किंगडम को, जो हमारा राज है ना, इसको पूरी तरीके से डेडिकेट कर रहे हैं जगन्नाथ भगवान के ऊपर, कि ये किसका है? उनका है, ईश्वर का है। मैं तो सिर्फ क्या हूं? मैं तो एक डेप्यूटी मात्र हूं, मैं तो बस नाम मात्र का राजा हूं, सारा कुछ वो देख रहे हैं, बस मैं नाम मात्र का राजा हूं, बस काम थोड़ा बहुत कर देता हूं बस, ठीक है। तो ये किंग अंग भीमा 3 की सोच थी। एज अ टेम्पल, as the temple gained in importance as a center for pilgrimage, its authority in social and political matters also increased। जैसे जैसे टेम्पल ने अपनी ख्याति को गेन करना शुरू किया, मतलब इसकी ख्याति चारों तरफ बढ़ने लगी, इसकी बात होने लगी कि वाह क्या टेम्पल बना है। लोग यहाँ पर पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा करने लगे, लोग यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करने लगे, लोग इसको बहुत मानने लगे। तो इसका पॉलिटिकली और सोशली इसको बहुत ज्यादा माना जाने लगा, इनका पॉलिटिकल और सोशल मैटर बहुत ही इंक्रीज हो गया। All those who conquered Odisha, such as the Mughals, the Marathas and the English East India Company, attempted to gain control over the temple। और जो राजा, जो ग्रुप्स ये ओडिशा को कॉन्कर किए थे, ओडिशा को जीते थे, जैसे मुगल्स ने ओडिशा को जीता था, मराठा ने और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था, तो वो अब इनकी तरफ इंटरेस्ट दिखाने लगे कि हमको किसी ना किसी तरीके से करके इन टेम्पल्स को कॉन्कर करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्पल्स की बात पूरे जगह हो रही है कि क्या टेम्पल बना है, लोग यहां पर ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं, तो इसको कॉन्कर कर लें, ये हमारा हो जाएगा, तो जो प्रॉफिट बनेगा वो अपना होगा। They felt that this would make their rule acceptable to the local people। उनका मानना था कि अगर मंदिर हमारा हो जाता है तो जिस तरीके से ईश्वर को ये लोग मान रहे हैं वैसे ही मुझे भी मानेंगे। कौन कह रहा है? मराठा, मुगल और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये सोच है कि अगर ये मंदिर हमारा हो जाता है तो जैसे यहाँ पर जगन्नाथ भगवान जी बैठे हैं, उनकी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी बात को मान रहे हैं, वैसे ही मेरी बात को मानेंगे, मेरे विचारों को क्या मिल जाएगी? वेरिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा मानना था इनका। अगला टॉपिक और आज का लास्ट, द राजपूत्स एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। हम राजपूत्स के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से इन्होंने हीरोइक काम किया, एकदम हीरो अभिनेता वाला काम किया, जैसा पिक्चरों में देखते हैं, वो चीजें देखने चल रहे हैं। In the 19th century, the region that constitutes most of present-day Rajasthan was called Rajputana by British। 19th सेंचुरी की बात है, जो आज के राजस्थान में आता है, उसको जो इंग्लिश मैन थे, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, वो उन रीजन्स में रहने वाले, उन राजस्थान रीजन्स में रहने वाले लोगों को राजपुताना कहते थे। While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs, this is only partly true। लेकिन राजपुताना, उस एरिया को राजपुताना कहते थे ब्रिटिशर्स, तो उससे एक मिसकॉन्सेप्ट आता है कि उस इलाके में सिर्फ और सिर्फ राजपूत्स रहते थे, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टली ट्रू है, आंशिक सत्य है, छोटा सा सत्य है। There were several groups who identified themselves as Rajputs in many areas of northern and central India। ठीक है, कह रहे नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में भी बहुत सारे राजपूत रहा करते थे, सिर्फ उसी रीजन में नहीं रहा करते थे।
एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत हु लिव इन राजस्थान। और राजस्थान में ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ राजपूत रहते थे, अलग अलग मतलब दूसरे कल्चर्स के, सॉरी दूसरे रिलीजन्स के दूसरे लोग भी राजस्थान में रहा करते थे। कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है, ब्रिटिशर्स उस राजस्थान के इलाके को राजपूताना कहते थे। तो राजपूताना के नाम से एक मिसकॉन्सेप्ट आता है कि उस एरिया में ही सिर्फ राजपूत रहते थे, तो ऐसा नहीं है। मिडिल और ईस्ट इंडिया में भी बहुत सारे राजपूत रहा करते थे। और उस जिसको राजपूताना ये ब्रिटिशर्स कह रहे हैं, वहां पर दूसरे ट्रेडिशंस, दूसरे रिलीजन्स के लोग भी रहते थे। However, the Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. लेकिन जो राजपूत हैं यही राजस्थान के कल्चर को रिकॉग्नाइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। मतलब राजस्थान के कल्चर की बात करते हैं तो उसमें राजपूतों का ही नाम आता है। These culture traditions were closely linked with the ideals and aspirations of rulers. These cultural traditions were closely linked with the ideals and aspiration of rulers. कह रहे हैं कि ये जो कल्चरल ट्रेडिशन है किसका, राजपूतों का, राजस्थान का जो कल्चरल ट्रेडिशंस देखने को मिल रहा है ये उनके विचारधारों से, उन राजपूतों के विचारधारा से, और उन्होंने जो काम किए, जिस तरीके से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, ये उससे उनके कल्चरल ट्रेडिशंस हमको देखने को मिल रहे हैं। From about the 8th century, most of the present day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families. कह रहे हैं 8th सेंचुरी से प्रेजेंट डे तक देखा जाए तो राजस्थान को रूल करने वाला राजपूत फैमिली का ही हुआ है। पृथ्वीराज चैप्टर 2 was one such ruler. पृथ्वीराज का नाम सुने होंगे, चैप्टर 2 में इनका डिस्कशन हुआ था, तो पृथ्वीराज उनमें से एक रूलर थे। These rulers cherished the ideal of the hero who fought valiantly. जिन्होंने साहसपूर्ण लड़ाई की, किससे, दुश्मनों से, ब्रिटिशर्स से। तो इनकी बात करता है often choosing death on the battlefield rather than face defeat. जिन्होंने मरना स्वीकार किया लेकिन बैटलफील्ड में हारना स्वीकार नहीं किया। हार के नहीं जाएंगे, या तो जीत के जाएंगे और या तो फिर यहीं मर के जाएंगे, हार के वापस नहीं जाएंगे, ऐसा मानना था राजपूतों का। ठीक है, राजपूत ने जो हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई उसमें काफी योगदान दिया था। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स व्हिच वर रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेन्ड मिन्स्ट्रेल्स। कह रहे हैं कि राजपूत की स्टोरी, राजपूत के जो काम काज किए हैं उनको स्टोरी और पोएट्री के माध्यम से रिसाइट किया गया। किसके द्वारा, तो मिन्स्ट्रेल्स के द्वारा, जो कवि होते हैं, गायक होते हैं, उनके द्वारा रिसाइट किया गया उनके हीरोइज्म को। These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. ये कहानियां इसलिए लिखी गई, राजपूतों की कहानियां लिखी गई, राजपूत की जो गौरव गाथा है उसको गाई गई, जिससे कि ये आने वाले जो जनरेशन है उनको पता चल सके कि इंडिपेंडेंस इतनी आसानी से नहीं मिली, आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए बहुत लोगों ने बहुत खून बहाया है, अपनी जान, अपने परिवार को त्यागा है। ठीक है, उसको मतलब ये सब कहानियां इसीलिए बताई गई कि लोग जाने, लोग इंस्पायर हो इससे। Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situations and a range of strong emotions, loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. और इन कहानियों में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इन जो कविताएं हैं जिसमें गौरव गाथा, जो उनकी लाइफ स्टाइल है उसके बारे में, किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस देखने को मिलते हैं। लॉयल्टी, ईमानदारी देखने को मिलती है, वफादारी देखने को मिलती है, फ्रेंडशिप, मित्रता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं राजपूत। लव, प्रेम भी दिखता है, वैल्योर, साहस दिखता है, बहादुरी दिखती है, और गुस्सा भी दिखता है अंग्रेजों के प्रति। Did women find a place within these stories? अब सवाल उठता है कि क्या ये जो स्टोरीज थी, राजपूतों की स्टोरी थी, राजपूतों की कविताएं थी, क्या इसमें महिलाओं का भी जिक्र हुआ है, क्या उनकी भी बात हुई है? Sometimes women are depicted as following their heroic husbands in both life and death.
कह रहे स्टोरी में ये जान पड़ता है कि जो औरतें हुआ करती थीं वो अपने हीरोइक हस्बैंड को, जो उनका हस्बैंड बहुत तगड़ा काम किया है देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, उनके साथ बर्थ और मतलब लाइफ और डेथ दोनों में साथ खड़ी हुई दिखती थी, जीवन और मृत्यु में साथ खड़ी हुई दिखती थी। There are stories about the practice of sati or the immolation of widows or the funeral pyre of their husband। और उस समय ऐसा दिखता है सती प्रथा, प्रैक्टिस ऑफ सती दिखे। सती प्रथा मतलब होता है यदि उनका पति बैटलफील्ड में खत्म हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो वो भी अपने आप को खत्म कर लिया करती थी। ठीक है। और जब उनके पति को दाह संस्कार किया जाता था, जलाया जाता था चिता पर, तो उस चिता पर वो भी बैठ जाती थी और साथ ही साथ उनकी भी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है। तो ऐसा उन स्टोरीज में लिखा है कि सिर्फ राजपूत के जो मेंस थे वही सिर्फ साहसी नहीं थे, जो वुमेन्स थी वो भी इतना साहसी थी कि अपने पति के लिए, जो कि इतना तगड़ा काम किया है देश के लिए, उसके साथ ही अपना जीवन भी खत्म कर लेती थी कि अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, अब मेरा पति नहीं है तो मैं इस दुनिया में क्या करूंगी। ऐसी सोच वाली महिलाएं उस समय हुआ करती थी। So those who followed the heroic ideal often had to pay for it with their lives। जो ऐसे हीरोइक हस्बैंड को चूज करती थी, ऐसे साहसी हस्बैंड को चूज करती थी, उन्हें अपनी लाइफ तक गंवानी पड़ती थी। तो इस तरीके से राजपूत की कहानी रही। ठीक है। अब इसके आगे की जो कहानियां हैं वो चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप सो कि तुम्हें चीजें क्लियर हुई होंगी, सब समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये फटाफट से अच्छे से एक बार रीडिंग कर लेना जो मैं पढ़ाया हूं, जहां भी तुम्हें समझना है शाम को पूछ लेना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमको नजर में आते हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।